सामान्य उसने कुछ समाजवाद से चुरा कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सीमा को दूर करने की कोशिश की थी ना, जैसे मांग प्रबंधन का। लेकिन जो केन्स का जो बाद में तेल संकट अगर आ गया तो मॉडल उसका मतलब ये हो गया। आज भी तुम देखते हो कि आज भी नरेंद्र मोदी को केंसियर मॉडल पर जाना पड़ा ना। कहोगे कैसे, तो उसने जो सरकारी खर्च बढ़ाया, फिजिकल डेफिसिट तो इंडिया का बढ़ाया। तो देखते हो कि जैसे भरत झुंझुनवाला है, ये है वो है, ये सब तो तुम लोगों को दैनिक जागरण में आर्टिकल्स लिखते हैं। कुछ दैनिक जागरण में अर्थव्यवस्था पर अच्छे आर्टिकल्स आप लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। दैनिक जागरण जितनी बातें आपको कह देता है उतना उसका आधा भी आप जानिएगा तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा। आप हिंदू के लिए मत मरिए। देखो, रोज 100% ज्ञान प्रतिपादित होता है, उसमें सिर्फ 10% ज्ञान तुम प्रिजर्व कर लो। 100% में तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो देखो ना, इन्फॉर्मेशन 10% तुम प्रिजर्व कर लो। और सबसे बड़ा तरीका है रखने का, पूरे आर्टिकल के फॉर्म में रखोगे तो नहीं रहेगा। आर्टिकल वाले फॉर्म से एक बिंदु निकाल के परंपरागत में आके जोड़ लो, समझो ना। जो तुम्हारा परंपरागत के साथ मिल जाएगा वही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, करंट वाला फिर उड़ जाएगा। फिर बात मेरी गौर किया है कि नहीं? बहुत अच्छा विचार आता है, बड़ा मजा आता है जब आता है, लगता है ये कर दूंगा, 2 महीने के बाद वो विचार रह जाता है। और कुछ समय के बाद तुम्हारा कॉपी जो कतरन है और वो इतना हो जाता है कि रद्दी की टोकरी में ही फेंका जाता है। चाहे तुम इंस्टीट्यूट में ही तुमको जो पेज वेज जो मिलता है जिसको तुम रखते हो, वो फाइल जब बहुत मोटा हो जाएगा तो तुम फेंक दोगे क्योंकि तुम सोचोगे हम लौटेंगे एक दिन और रिवाइज करेंगे क्या। लेकिन हो नहीं पाता है ना, गौर कर रहे हो कि नहीं? मैं तो पिछले 26 वर्ष से देख रहा हूँ ये चक्कर। तो तुम लोग तो आज है तो तुम वो कतरन कतरन ही रह जाता है। फाइलिंग करके जो रखते हैं ना, जिनके पास, जैसे हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है, उसमें जो रिसर्च स्कॉलर सब करते हैं, बूढ़े हो गए, घर पर रिटायर हो गए, कतरन जमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, यही काम है उनका। हम लोग तो दिन भर काम करते हैं मजदूर की तरह, रात में जो टाइम मिलता है आंखें खुलती नहीं, फिर भी पढ़ के खींचते हैं उसको। वही तुम लोगों के साथ है। तो हम लोग इतना लग्जरी चाहें कि ये कतरन रखें, वो पढ़े, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। और तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कोई पंचवर्षीय योजना तो बना के आए नहीं हो, आए हो क्या? नहीं। तो कम समय में करना है, तो कम समय में करना है, तो उसमें तो वही चीज है कि उसके एक बिंदु को वहां से खींच के डाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे पेपर वगैरह पढ़ने में डाले ना, तो तुम ये मत समझना कि इसको मैं आगे पढ़ूंगा, आगे तक तुम पढ़ नहीं पाओगे उसको। हाँ, एक सप्ताह तक तुम ऑब्जर्व करो, इस संडे तक। तो ये हो सकता है जैसे तुम्हारा जो अभी जो केंद्रीय और राज्य, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात आई है, तो उस पर एक सप्ताह आर्टिकल आता रहेगा। तो जो सबसे बढ़िया आर्टिकल है उसको चुन लो, एक सप्ताह ये कर सकते हो। लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर उसको महीने में कैरी मत करो, फिर पीछे तरफ आके नहीं मुड़ पाओगे, फिर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जरूरी भी नहीं कि सारा आर्टिकल हम पढ़ें। जो जैसे लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो आर्टिकल रहता है वो तुमको पसंद भी नहीं पड़ता है, राइट साइड में नॉर्मली रहता है, ऊपर में कभी कभी भरत झुंझुनवाला का किसी किसी अच्छा अच्छा आर्टिकल। तो दैनिक जागरण में तुम्हारा आर्टिकल्स के पास की सीमाएं हैं, मतलब एक दो से ज्यादा तुमको दे ही नहीं सकते हो, बढ़िया। तो उसको तो वहां पर मैंने समाजवाद पर तुमको जो चीजें दी हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने? अब यहाँ डैश देकर, अब डैश देकर उसमें रोमन 1 कर दो, तो रोमन 1 और रोमन 1 में कर दो और कि हाँ, हाँ, कि ये आरंभ में हाँ, 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 राज्य प्रेरित समाजवादी अर्थव्यवस्था, हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था को गति मिली, हाँ, हाँ, गति मिली थी, हाँ। परंतु विकास के खास स्तर पर पहुंचने के बाद, विकास के खास स्तर पर पहुंचने के बाद, खास स्तर पर पहुंचने के बाद गति अत्यधिक धीमी हो गई, गति अत्यधिक धीमी हो गई, क्योंकि इसमें निजी उत्प्रेरणा का अभाव था। क्योंकि इसमें निजी उत्प्रेरणा का अभाव था, हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, हाँ, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का नौकरशाही, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का नौकरशाही, नौकरशाही तंत्र से ग्रस्त हो जाना, पकड़ लोगे? नौकरशाही तंत्र से ग्रस्त हो जाना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, हाँ। तेल संकट के पश्चात, तेल संकट के पश्चात सोवियत रूस में बड़ी मात्रा में पेट्रो डॉलर का आगमन, समझ रहे हो?
सोवियत रूस में बड़ी मात्रा में पेट्रो डॉलर का आगमन, बड़ी मात्रा में पेट्रो डॉलर का आगमन आगमन पेट्रो डॉलर का आगमन इस कारण सोवियत रूस का ध्यान तकनीकी विकास से हट जाना, पकड़ लोगे, तकनीकी विकास से हट जाना, पॉइंट नंबर 4। हाँ ठीक है, हाँ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों से सोवियत रूस का पिछड़ जाना। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया में कितना बड़ा प्रभाव लाया है पता है तुम्हें? तुम लोग कोई साइंस वगैरह के होगे, इंजीनियरिंग वाले कोई होगे इसमें क्या? हाँ सही। अच्छा तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम लोग तो तकनीकी की समझ तुम लोगों को ज्यादा होगी, इस सूचना प्रौद्योगिकी 1990 के दशक में प्रकट हुई, ये किन कारणों से प्रकट हुई? मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा उछाल क्यों आया? इसकी जड़ कहां है? नहीं सोचा होगा कभी, सोचा ही नहीं होगा, तो लगा ये सोचने का हमारा क्या काम है? नहीं क्या आर्थिक उदारी का तो उसका परिणाम है। कौन बोला? मतलब वो नहीं, मतलब तकनीकी विकास होगा तभी चलेंगे ना, तकनीकी उपलब्ध होगी तभी आप उसका यूज करेंगे ना। तकनीकी डेवलप कैसे हो गई ये हम पूछना चाहते हैं। शीत युद्ध के क्रम में हुआ था, एक दूसरे पर जो मिलिट्री, देखो जितनी जो सूचना प्रौद्योगिकी आई पहले मिलिट्री क्षेत्र में आई, स्पेस के क्षेत्र में रसिया ने इनसे बढ़त बना ली थी शुरू में, और डिफेंस में भी रूस पहले नेक टू नेक फाइट कर रहा था। जब उसको तेल संकट का रूस का ध्यान उधर चला गया ज्यादा, और तकनीकी में वैसे भी देखो जो बंद समाज होता है, हमारा विश्वास है हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर हमारा भारतीय समाज ओपन रहा तो हम तकनीकी में आगे बढ़ जाएंगे एक दिन चाइना से। चाइना में स्टैग्नेशन आ जाएगा ना, तो विचारों की स्वतंत्रता नहीं तो तकनीकी बहुत डेवलप नहीं होता है ना। तो रूस में वही हुआ, मतलब सोवियत रूस में कई बार मैंने अभी एक बुक, एक रशियन ऑथर की, बहुत वो लिटरेचर की बुक है, वो रसिया के ऊपर है, एक अलेक्सी स्वेतलाना की बुक है, द सेकेंड हैंड टाइम। हम उस बुक को नॉवेल की तरह है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट बहुत बड़ा यूज है उसका, उस बुक का। उसमें उसने दिखा रहा है कि कैसे रूस में बदलाव आया, लोगों की मेंटेलिटी क्या थी। तो कई बार जिज्ञासा होती है कि दुनिया में एक समुदाय ऐसा आया जिसमें कितनी मतलब स्ट्रेस था, मतलब किस तरह से इंटॉक्सिकेटेड किया गया था समाजवाद से। तुम्हारा अभी चेरनोबिल करके एक यूट्यूब पर आया है मूवी, देखा है तुम लोगों ने? देखा है? वाह बहुत अच्छी बात, वो सब देखना चाहिए तभी तो दिमाग खुलेगा। तो कई बार टीवी सीरियल, कई बार मूवी, ये सब देखने से दिमाग में रचनात्मक क्षमता बढ़ती है। तो चेरनोबिल जो तुम देखोगे उसमें तुमको लगेगा लोगों का सैक्रिफाइस देखकर, क्या जो बचाने के लिए मजदूर कैसे पूछते हैं उससे, उसे जो मैनेजमेंट है उसे, कि वी विल प्रोटेक्ट आवर फैमिली आफ्टर अस। लोग जान रहे हैं क्या हम एक्सपोज हो जाएंगे। जो मास्क पहन कर जो जाता है तो बोलता है मास्क कितना बचा सकता है। साइंटिस्ट कहा कि मास्क केवल आपको, मतलब जो नेता है लीडर वो भी मरेगा, साइंटिस्ट भी मरेगा, वर्कर्स भी मरेगा, क्या नेशनलिज्म है उन्हें जान रहे बचाने का। मैंने एक समाज सोवियत रूस ने जो पैदा किया इतना डेडिकेटेड था, तब तो देखो अकेला थामे रहा पूरे पूंजीवादी देशों को अकेला। एक समय आया कि स्टैग्नेशन आ गया। लोग मार्क्स को गाली देते हैं कि मार्क्सवाद विफल हो गया। मार्क्स कब से निकल कर पूछेगा कि मैं था कहां, क्या रूस में मुझे अपनाया गया है? मैंने तो क्रांति की बात की ना, सोवियत रूस में मेरे आधार पर क्रांति हुई, और न मेरे आधार पर सरकार का गठन हुआ, न मेरे आधार पर अर्थव्यवस्था कायम हुई। तो तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? मार्क्सवाद थोड़ा विफल हुआ है, तो सोवियतवाद विफल हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये भी सोचने का एक एंगल है, जहां मार्क्सवाद को बचाना होगा, सोवियत रूस के नाम पर आप यूज कर सकते हो। तो एक पॉइंट और उसमें तो लिखे, हाँ हाँ, लेकिन शीत युद्ध के कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था। शीत युद्ध के कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था। शीत युद्ध के कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव, सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव।
मोह भंग ऊपर लिखा है, इसमें तुमने इकोनॉमी, मुख्य तुम्हारा कान है मोह भंग, और मोह भंग में है कि अर्थव्यवस्था में संकट आने के कारण लोगों को, तो जहां पर तुमको शॉर्ट में 150 शब्द 200 शब्द में लिखना हुआ, तहां पर इस सारे पॉइंट को उड़ा दो, केवल मोह भंग और आर्थिक संकट के कारण मतलब लोगों का जीवन स्तर नहीं बनाए रख पाना, इतना पर से ही तुम्हारा काम चलेगा। काटना छाटना बड़ा करना छोटा करना सीख गए हो ना। हाँ, उसके बाद क्या पॉइंट बना था, पॉइंट ए बनाया था ना, ए बनाया था ना, ठीक है, पॉइंट बी बनाओ, पॉइंट बी, और बी में बनाओ कि हाँ 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 लिखिए, हाँ सोवियत रूस, हाँ हाँ हाँ, सोवियत सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया था, लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया था, लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया था। लेनिन के अंतर्गत स्थापित, लेनिन के अंतर्गत स्थापित स्थापित दलीय तानाशाही, समझ में आ गई? लेनिन के अंतर्गत स्थापित दलीय तानाशाही, दलीय तानाशाही स्टालिन के काल में, स्टालिन के काल में एक व्यक्ति के शासन, स्टालिन के काल में एक व्यक्ति के शासन, एक व्यक्ति के शासन में परिवर्तित हो गया था, में परिवर्तित हो गया था, एक व्यक्ति के शासन में परिवर्तित हो गया था। ओके, अब ये दो हो गए। अब ए भी पॉइंट 1 लिखे ना, तो पॉइंट 2 लिखिए। मोह भंग वाला पॉइंट एक था, ये मोह भंग का ही सब पार्ट्स है ना। पॉइंट 2 लिखिए, पॉइंट 2 में लिखिए, हाँ लिखिए कि हाँ 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 सोवियत रूस, सोवियत रूस का बहुनस्लीय, सोवियत रूस का बहुनस्लीय तथा बहुसांस्कृतिक चरित्र, सोवियत रूस का बहुनस्लीय तथा बहुसांस्कृतिक चरित्र, बहुसांस्कृतिक चरित्र डैश देकर लिखिएगा, हाँ, हाँ, कि 19वीं सदी से ही, याद करो साम्राज्यों का विघटन, याद है ना, 19वीं सदी से ही, हाँ 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 रूस, हाँ हाँ रूसी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, हाँ हाँ रूसी साम्राज्य, हाँ 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 राष्ट्रवाद का दबाव झेल रहा, हाँ सॉरी, हाँ लिखिएगा, हाँ अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक समूह, अल्पसंख्यक समूह का दबाव झेल रहा था, दबाव झेल रहा था, दबाव झेल रहा था, दबाव झेल रहा था, झेल रहा था। परंतु साम्यवादी सरकार ने, परंतु साम्यवादी सरकार ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दबाकर, साम्यवादी सरकार ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दबाकर, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दबाकर, आकांक्षाओं को दबाकर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दबाकर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी, स्थापित कर ली थी, कर ली थी। किंतु जब नए राष्ट्रपति गोर्बाचेव के अधीन, नए राष्ट्रपति गोर्बाचेव, गोर्बाचेव के अधीन इस व्यवस्था को ढीला किया गया, गोर्बाचेव के अधीन इस व्यवस्था को ढीला किया गया, तो फिर एक बार राष्ट्रवादी मांग ने सिर उठा दिया, फिर एक बार राष्ट्रवादी मांग ने सिर उठा दिया, सिर उठा दिया, है ना। और पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट 4 3 है, हाँ 3 लिखिए, लिखिए, हाँ रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचेव की मांग ने सिर उठा दिया, फिर एक बार राष्ट्रवादी मांग ने सिर उठा दिया, सिर उठा दिया, है ना। और पॉइंट नंबर 4 लिखिए,
0.4, 3 है, हाँ 3 लिखिए। लिखिए हाँ, रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचोव की भूमिका, रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचोव की भूमिका, भूमिका डैश देकर लिखिएगा। हाँ, डैश देकर पॉइंट ए लिखिएगा, उसमें पॉइंट ए कर दीजिएगा और लिखिएगा हाँ कि पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका को हिंदी में कह सकते हो आर्थिक पुनर्निर्माण। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका की नीति के तहत, पेरेस्ट्रोइका की नीति के तहत, नीति के तहत यानी उसका मतलब है आर्थिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण नीति के तहत गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को अचानक खोल दिया, गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को अचानक खोल दिया, गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को अचानक खोल दिया, अचानक खोल दिया। इस कारण सोवियत रूस में आर्थिक उथल पुथल आ गया, इस कारण सोवियत रूस में आर्थिक उथल पुथल आ गया, आर्थिक उथल पुथल आ गया, उथल पुथल आ गया। अब देखो तुम्हारे मन में ये बात हो सकती है कि अर्थव्यवस्था को अचानक खोल दिया तो क्या हुआ। तो एक बात बताओ, पूंजीवादी अधिक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ सुरक्षा भी तो होती है ना। जैसे हॉस्पिटल में तुमको पैसा नहीं लगेगा, यातायात तो संचालन नहीं पैसा, पूंजीवादी उसको बना दोगे जब हर जगह पैसा लगने लगेगा क्या, तो लोगों में बेचैनी तो बढ़ती है। अच्छा, और दूसरी बात क्या हुई, इसने क्या किया, एक लॉन्ड स्टेट जो ये लाया था नीति, वो बड़ा घातक सिद्ध हुआ। उसमें था क्या कि इंडस्ट्री को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहें, प्रत्येक इंडस्ट्री को मैनेजमेंट के अंतर्गत कर दिया गया, तो पार्टियली प्राइवेटाइज कर दिया गया कि मैनेजमेंट उसको देखेगा, और मैनेजमेंट को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लो और आप जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो प्रोडक्शन करो, जो मुनाफा कमाएगी उसमें वर्कर्स का इतना शेयर हो जाएगा। तो इंसेंटिव दिया उसने कि इंसेंटिव देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसमें क्या हुआ कि अब मान लो जो 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 मतलब कंपनी सुई बनाती या बटन बनाती, जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार हमें मिलेगा क्या, कितना सुई बेचेंगे और बटन बेचेंगे तो हमको मिलेगा। तो क्या किया कि हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स की तरफ अपने आप को मूव कर, जैसे हम टीवी बनाएंगे, रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, तो उससे ज़्यादा हमको मुनाफा मिलेगा, हम उसको बेचकर मुनाफा कमाएंगे। परिणाम क्या हुआ कि सोवियत रूस में जो इसेंशियल गुड्स कहते हो उसकी बड़ी स्कार्सिटी होगी। अब तुम सोचो कि तुम कहीं जाना बहुत अर्जेंट है, तुम शर्ट निकालते हो, देखते हो बटन टूटा हुआ है, कितना टेंशन हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को भी हुआ था, क्योंकि वो शर्ट के विकल्प भी कम होते हैं। अब बहुत मुश्किल से एक को तैयार करके रखा है, पता चला बटन गायब है, और अगल बगल में खोजोगे कोई सुई, तो ताकि सुई धागा जो हम बटन, पता चला सुई धागा कहीं है ही नहीं। तो 1989 में वर्कर्स गए खान में, और उनका होता था कि खान से निकलते थे तो उनका ऐसा चेहरा ब्लैक और शरीर हुआ पड़ा रहता था कि अपनी पत्नी भी नहीं पहचान पाती। तो वो एक ड्रेस लेकर आते थे, जाके वहाँ पर जो माइनिंग वर्कर्स है माइनिंग में जाते थे, वहाँ से निकल कर जब वो आते थे तो वहाँ पर सामने बाथरूम बना होता था, उसमें सोप रहता था, और उसके बाद उसमें अपना उनका एक कपड़ा लेके घर से आते ही थे, तो वो अपना कपड़ा खोला, खान वाले अपना साबुन से पूरे शरीर को मलमल का स्नान किया, फिर अपना तो घर से कपड़ा फ्रेश लाए, वो पहना और गए, यही उनका दिनचर्या था। अब उनका क्या हुआ कि जब वहाँ जाते हैं देखते हैं साबुन नहीं, फिर जब मैनेजमेंट ने साबुन के दौरान तो पता चला पूरा यूक्रेन में ही साबुन नहीं। इतना वो लोग गुस्सा खाए, जैसे कुछ इसेंशियल चीज तुमको नहीं मिलती है तो बड़ा डिसकंटेंटमेंट हो जाता है। वही कालिक पूरे शरीर में लगे हुए वर्कर्स यूक्रेन में निकल गए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सड़क पर। याद करो पेट्रोगार्ड में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 1917 में, 4 लाख वर्कर्स। माना जाता है रूस के इतिहास, सोवियत रूस के इतिहास में 1917 के पेट्रोगार्ड डेमोन्स्ट्रेशन का, और ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन था वर्कर्स का, इससे पहले अनुमति नहीं थी इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने की। तो पेरेस्ट्रोइका की नीति कितना उथल पुथल ला दिया। पॉइंट नंबर बी लिखो। जिस समय सोवियत रूस, जिस समय सोवियत रूस, जिस समय सोवियत रूस रूस आर्थिक उथल पुथल से गुजर रहा था, आर्थिक उथल पुथल से गुजर रहा था, उसी समय सोवियत रूस को अचानक, उसी समय सोवियत रूस को अचानक ग्लासनोस्त, पढ़ा नहीं है ग्लासनोस्त में, मेरी तरफ देख रहे हो, पढ़ा नहीं है क्या? ग्लासनोस्त, और ब्रैकेट में लिख लो वैचारिक खुलेपन, ग्लासनोस्त वैचारिक खुलेपन, वैचारिक खुलेपन की नीति के तहत खोल दिया गया, वैचारिक खुलेपन की नीति के तहत खोल दिया गया।
खोल दिया गया। हाँ। इस कारण श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हुई। इस कारण श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हुई। श्रृंखलाबद्ध समझते हो ना, चेन रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हुई और सोवियत रूस का विघटन हो गया। श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हुई और सोवियत रूस का विघटन हो गया। ओके, बस इसको लिख दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। बुकलेट में मैंने दे ही दिया है। अब घटनाक्रम उसमें है, लेकिन घटनाक्रम तुमको याद नहीं रहेगा, कौन पहले, और लिखने में जरूरत ही घटनाक्रम की पढ़ नहीं पाती। अंत में गोरबाचोव को रिजाइन देकर जाना पड़ेगा। वहां हो गए 15 गणतंत्र, जहां सोवियत रूस था वहां बन गए 15 गणतंत्र। तो गोरबाचोव के पास जैसे देखो, जैसे रूस का हेड था, उसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। तो जो बोरिस येल्त्सिन है वह, उसकी स्थिति है जैसे मान लो यूपी का योगी हैं आदित्य योगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी। तो सोवियत रूस के प्रधान हुए गोरबाचोव और रूसी गणतंत्र का प्रधान था, 15 गणतंत्र थे ना, उसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। लेकिन तब रूसी गणतंत्र का यूपी वाला हाल नहीं था। रूसी गणतंत्र 2/3 है, जो आज भी सबसे मतलब 2/3 भूभाग को लिया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों के बीच टसल शुरू हो गया। बोरिस येल्त्सिन कहता था कि अर्थव्यवस्था को खोलिए, मतलब लिबरलाइजेशन लाइए सोवियत रूस में, समाजवादी मॉडल को लाने दिया। गोरबाचोव उदार था, लाना चाहता था। तो इसलिए कुछ लोग बताते हैं कि गोरबाचोव की भूमिका, गोरबाचोव ने गलती की, तो पेरेस्ट्रोइका की नीति के तहत ज्यादा उथल पुथल कर दिया। तुमको अगर पूछे गोरबाचोव की क्या भूमिका थी, तो उसका दोनों दिखा देना कि पेरेस्ट्रोइका के तहत उन्होंने अचानक अर्थव्यवस्था को खोल दिया और फिर ग्लासनोस्ट की नीति के तहत वैचारिक खुलेपन दे दिया। चीन में क्या था कि चीन में आर्थिक तुलना करने के, तुम चीन से भी तुलना कर सकते हो कि चीन ने आर्थिक उदारीकरण तो किया परंतु राजनीतिक उदारीकरण नहीं किया। एक तरफ जो देंग जियाओपिंग की सरकार, देंग जियाओपिंग का नाम सुना है, सुन लिया यहाँ पे ना। एक तरफ जो देंग जियाओपिंग की सरकार थी, यह देंग की सरकार ने एक तरफ अर्थव्यवस्था को तो खोल दिया, और जब उससे उत्साहित होकर छात्र 1989 में जब तियानानमेन स्क्वायर पर इकट्ठे हुए, उन्होंने जब स्वतंत्रता की मांग की, तो देंग ने सबको दबा दिया, टैंक भेज दिए, छात्रों पर गोली चली। 89 में हमें याद है जेएनयू वगैरह बहुत प्रदर्शन हुआ था, मैंने पूरी दुनिया सन्न रह गई थी, सैकड़ों छात्रों को मरवा डाला था उसने। अब बिल्कुल एकदम क्लियर कट सिग्नल दिया, नहीं चलेगा। अब तुम बताओ, उसमें दुनिया में कहीं भी हर जगह जब बदलाव चल रहा था, चाइना ने बदलाव रोक दिया। सूचना प्रौद्योगिकी भी वहां पर तानाशाह के घर को नहीं तोड़ सके, उल्टा तानाशाही सरकार ही सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो आप तो सुबह से शाम तक कहां जाते हो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी लाइकिंग क्या है, तुम्हारे फ्रेंड कौन है। ये जो गूगल है यही सर्च करके ये पूरा जो मार्केटाइज करवाता है तुमको, वैसे से जैसे मैं बुक अधिकतर परचेज करता, तो मुझे बुक की लिस्ट चारों तरफ से आती रहती है, तो उसको कैसे पता चला कि हम कौन सा बुक पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पास फिक्शन बुक कभी नहीं जानते हैं, फिक्शन नहीं खरीदता, नॉन फिक्शन खरीदता। तो हमारे सामने जो भी लिस्ट आई तो नॉन फिक्शन बुक की आई, और इसलिए हमको अब सुविधा क्या हो जाती है, कोई नई बुक निकलती है, कोई ना कोई साइट हमको भेज ही देता है, क्योंकि उनको पता है कि ये खरीदेगा, तो हमको भी सुविधा हो जाती है। अगर यही चीज बाकी चीजों में अगर वो कर रहा होगा कि हम क्या खाते हैं क्या पहनते हैं, तो स्वतंत्रता तो हनन हो रही है ना। तो इसीलिए तुम देखो आधार वाले पर इतना बवेला हुआ कि भाई आप अननेसेसरीली आप मतलब एक तरह से तुम कहो तो इतना पावरफुल स्टेट बना रहे हो, एक एक सिटीजन को ट्रैक कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, घर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अब ये फ्रैंकेस्टीन जैसा हो गया है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी का चाइना उल्टा इस्तेमाल कर रहा है लोगों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए। समाजवादी देशों में परिवर्तन तो इसी से जुड़ा हुआ तथ्य है। सबसे पहले अगर समाजवादी देशों में देखोगे तो तुम लोगों को ये पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत रूस में तो एक क्रांति भी हुई थी कम से कम, हालांकि वो क्रांति में सर्वहारा क्रांति सही मायने में नहीं हो सकी, बल्कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लेकिन पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में तो कोई क्रांति नहीं हुई। स्टालिन ने गन के बल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हटाने को, याद है ना आपको, उस सब जगह ऊपर से समाजवादी सरकार स्थापित कर दी थी। तो सबसे पहले तो वहां की जनता ने उन सरकारों को स्वीकृति ही नहीं दी, क्योंकि जन सहमति से तो सरकारें बनी नहीं थी। और फिर सोवियत रूस ने उन सभी जगह पर सेना स्थापित करके उन सरकारों को ऊपर से सोवियत रूस के द्वारा थोपा गया था, तो उसको विदेशी सरकार के रूप में देखा जाता था। दूसरी बात क्या हुई कि भाई यह उम्मीद की गई कि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ तो लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो मिली, परंतु आगे चलकर इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी रुक गया, और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ जाने से और भी ये पूंजीवादी देशों से पिछड़ते चले गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम देखते हो कि एक सांस्कृतिक विफलता भी हो गई। और जब सूचना प्रौद्योगिकी जब का युग आया
तो आ गया सैटेलाइट टीवी। तो अब आप दूसरे देश की टीवी को कंप्लीटली बंद करना बड़ा मुश्किल था। अब तो तकनीकी व्यवस्था डेवलप हो गई है। पहले क्या था कि बगल में अगर आपका चलता तो चैनल आपकी जनता देख ही लेती, उसको रोकना मुश्किल था। तो जो सैटेलाइट टीवी आई तो उससे पहले सैटेलाइट टीवी से पहले तो अलग अलग देश का अपना अपना चैनल होता था ना। अब पूरे वर्ल्ड में एक तरह का चैनल शुरू हो गया सैटेलाइट टीवी के आने के बाद। तो 1988 के बाद वो टीवी जब पूर्वी जर्मनी के लोगों ने देखा कि भाई हमारे भाई बिरादर पश्चिमी जर्मनी में ऐश कर रहे हैं, तो इनको लगा कि हमारा जन्नत और जहन्नुम दोनों चला गया, स्वतंत्रता भी गई, लाभ भी नहीं मिला, तो बेचैनी बढ़ गई बहुत ज्यादा। और फिर क्या हुआ कि गोरबाचोव ने जब सोवियत रशिया में ढीला किया तो इनको लगा कि अब हमें कौन रोकेगा, ये भी ढीला हो गया। और 1988 में जब गोरबाचोव वहां गया और यूएन हो गया, और जब गोरबाचोव शीत युद्ध का जो समाप्ति हुई है, आपको मैंने लिख दिया ना शीत युद्ध को जो आप देखोगे समाप्ति हुई, तो उसमें क्या हुआ, गोरबाचोव और रीगन, अमेरिका के रीगन है, उनके 4-5 दौर में वार्ता हुई। तो वार्ता होने के बाद जैसे रिकजेविक में 1986 में वार्ता हुई, तो दोनों ने अपना अस्त्र परिसीमन वार्ता शुरू की, जो न्यूक्लियर जो हथियार है उसमें कटौती दोनों ने की। और उसके बाद गोरबाचोव ने यात्रा की सोवियत रूस का, तो सॉरी हाँ न्यूयॉर्क का, जहां पर यूएनओ की बैठक में रही। और 1988 में गोरबाचोव ने घोषणा कर दी कि हम पूर्वी जर्मनी, हंगरी और एक और पोलैंड से हम 5 लाख सोल्जर, जो रशियन सोल्जर से उसको वापस ले रहे। तो अब तक वहां पर जनता इसलिए दबी पड़ी थी कि उनको लगता था कि कहीं सोवियत रूस आ जाएगा, दबा नहीं। अब सोवियत रूस अपनी सेना को बाहर कर रहा है, उनको और भी छूट मिल गई। दूसरी बात क्या हुआ कि पश्चिमी देशों ने उस पर कुछ और भी खेल कर दिए। मतलब इधर से पश्चिमी देश उनकी जनता को भड़का रही थी, पूंजीवादी देश, कि अगर तुम समाजवादी व्यवस्था से हट जाओगे तो हम तुम्हें आर्थिक सहायता देंगे। तो उनको वो भी लाभ था। और एक अंत में माना जाता है इस पर प्रदर्शनकारी प्रभाव पर। प्रदर्शनकारी प्रभाव का मतलब है खरबूजे को देखते ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था एक तरह से, सबसे पहले ये शुरू हुआ था पोलैंड में। पोलैंड में वहाँ का एक लोकल लीडर था, यूनियन लीडर था लेक वालेसा। हमको 1988 में जब मतलब याद है कि हम लोग जो ग्रेजुएशन में थे, तो 88 में मतलब उस समय जो बदलाव आ रहा था, तो हम लोग मतलब लेक वालेसा का, जैसे आप सीएसआर खरीदते उसमें कॉन्फ्रेंस सक्सेस रिव्यू खरीदते थे, कि वही चली हुई मैगजीन हुआ करती थी उसमें। तो उसके काफी लेक वालेसा का फोटो, लेक वालेसा ने पोलैंड में, तो हम लोग जिज्ञासा से देखते थे क्योंकि समाजवादी देश में ऐसी घटना हो रही है, बड़ी बात थी। जनरल जोलेस्की सरकार थी वहाँ, उसको परेशान कर दिया था लेक वालेसा ने। लेक वालेसा को जब जेल में डाला तो पोलैंड की जनता ने विरोध शुरू कर दिया। देखो एक बुक आई थी, ये अच्छी बुक, मैंने जीएस वर्ड में उसका ये भी किया था पुष्पे स्पॉन्सर के साथ, स्ट्रेंज स्प्रिंग ऐसा करके कुछ बुक कर, उसमें उसने माना था 1979 के वर्ष को, 1979 के वर्ष को एक लैंडमार्क वर्ष माना था। और माना था कि 1979 में 5 ऐसी घटनाएं हुई जिसने 21वीं सदी की वर्तमान व्यवस्था को जन्म दिया। उसने 1979 में एक घटना उसने कही कि सोवियत रूस ने गलती की, अफगानिस्तान में सेना भेज, सोवियत रूस का पराभव हुआ। 79 में उसने कहा कि उसमें वेटिकन सिटी में जो पोप हुआ करते थे उनका नाम था जॉन पॉल द्वितीय। तो जॉन पॉल द्वितीय पोलैंड का था, तो उसने पोलैंड की यात्रा कर दी, अपना होम पोलैंड का था तो पोलैंड गया। तो जॉन सोवियत रूस में क्या था कि धर्म पर तो पाबंदी थी, तो धर्म पर अगर जबरन पाबंदी कर मंदिर मस्जिद कोई नहीं जाएगा, ऐसा पाबंदी कर दो तो लोग गुजरते हुए मंदिर में एकांत में जहां देखेंगे थोड़ा सा प्रणाम करेंगे सरकार से, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीना लोगों का को मुश्किल हो जाता है। तो एक बार वो पोलैंड में गया और जाके जब मत्था टेका, जिसमें जॉन पॉल द्वितीय गया, पोलैंड में आंधी आ गई, लेक वालेसा का पास भी मजबूत हो गया। और पोलैंड से जो आग शुरू हुई वो पूरे पूर्वी यूरोप में फैल गई। और दूसरा हमने कहा मार्गरेट थैचर जो आर्य लेडी है उसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव। तो जब मार्गरेट थैचर आई, कहता तुम सो रहे, इनको जगा दीजिए अपने पार्टनर को थोड़ा। कहाँ यहाँ मार्गरेट थैचर का चुनाव हो रहा है, कहाँ आप सो रहे, कैसे होगा, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। मार्गरेट थैचर का चुनाव हुआ और वही मार्गरेट थैचर पर इसको वाशिंगटन सहमति नाम, वाशिंगटन कंसेंसस मैंने तुम लोगों को मैटर में लिख के दिया है ना, याद है? इसको आर्थिक उदारीकरण तुम कहते हो, वो किस पर आधारित थे? वाशिंगटन सहमति पर। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर के बीच वार्ता होगी और इन दोनों के बीच होगी वाशिंगटन सहमति। और यहाँ पर मार्गरेट थैचर का आना भी एक नए युग का सूचक था। उसके बाद भी और कुछ है, एक दो और है, क्या है भूल है, हाँ चीन, राइट राइट राइट, तुम समझदार लगते हो। चीन में देंग चियाओपिंग का आना, क्योंकि माओ सेतुंग ने तो हम तो पता ही होगा, माओ सेतुंग एक बड़ा उग्र कठोर समाजवादी व्यवस्था कायम की, चीन गरीबी झेल रहे थे। और देंग चियाओपिंग ने 79 में चाइना को आर्थिक उदारीकरण शुरू कर दिया। 4 हो गया, एक और है, हाँ राइट, देखो इसको याद था क्या, लिखा हुआ था तुमने उसको, हाँ 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति, दुनिया में आतंकवाद का आरंभ हुआ। आतंकवाद जो हुआ, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, वह ईरान में इस्लामिक क्रांति वहां से हुआ। इस्लामिक क्रांति पता है, आयतुल्लाह खुमैनी रजा सा पहलवी जो भागा है, याद है कि भूल गए तुम लोग पारंगत हो गए। तो हम पिछले 3-4 बैच में सबसे मजबूत बैच तुम्हें लोगों का निकला।
कि तुम लोगों का जो पीछे हम रिवाइज किए, हम देखें तुम लोगों ने याद रखा हुआ है रिवाइज करके, जैसे तुम लोग को पढ़ने का जितना वक्त मिला था उसका लाभ उठाए थे क्या? उठाया था? उतना नहीं उठाया था क्या? अब इस बुकलेट से मिला के जो भी टॉपिक है, जैसे अफ्रीका और अमेरिका विकास से बाधाएं हैं, ये है, बुकलेट से मिला के तुम लोग कर लोगे। और तुम लोग को अगर कुछ पूछना है या कुछ हमसे और भी चाहते हो तो बोलो। एक बार टेस्ट का डेट फिक्स करो, ये कौन सा दिन है? बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, संडे को ले लो, 3 दिन रिवाइज कर लोगे। तो अगले संडे के अगले संडे इतना समय चाहिए क्या? 3 दिन में रिवाइज नहीं होगा? अरे ठीक है, अगले संडे ही कर देता हूँ। तो एक पूरा पेपर लेता हूँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आना जरूर तुम लोग, है ना। एनसीएंट भी करते हुए थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते रहना, और अगले संडे जाके ऑफिस में लिखवा देना कि टेस्ट है। तो मेरे दिमाग से निकल जाए, लंबा हो गया ना, हम बोल देंगे वैसे, तुम लोग सबका रिमाइंड कर देना। अगले संडे कौन सा तारीख है, बोलो कौन सा तारीख है? 7 जुलाई, ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, और कुछ मैं देखता हूँ तुम लोग आपके टेस्ट लेने के बाद, तो कुछ अगर मैं अपना रिटेन जो उद्योग करता रहूंगा उसके आगे, देखो तो अच्छा है, तुम लोग दिनों से याद रखा होगा था। हाँ, लिख लेते हो ना मंत्रों तो बढ़िया। हाँ, तो देखो जो मैंने पैटर्न कहा, इस पैटर्न को तुम लोगों ने समझा, मेरे पैटर्न को, तो इसको जिस में ईजाद करने जा रहे हो कि नहीं, कुछ लोगों ने ईजाद किया है, कुछ फायदा नजर आ रहा है इसका। इस पैटर्न को पकड़ो, मिथ टूट जाएगा कि हिंदी माध्यम वाले अंग्रेजी माध्यम वाले से कमजोर है। आगे तरह वर्ड स्ट्रीम अंग्रेजी माध्यम वाला कौन तुमसे बात करे? हम वही बात करें, मेरा शेष होगा। तो बाजार का बच्चा तुमसे बात नहीं कर पाएगा वर्ल्ड स्ट्रीम आज की तारीख। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एकदम मनोबल बनाए रखो, पूरा भी मन में मत रखो कि माध्यम कारण बनेगा। माध्यम की दीवार को तोड़ने, इंटरव्यू बोर्ड में जाकर जब ऐसी बात करोगे तो जो पूरा बोर्ड है ना वो हिल जाएगा तुमको मार्क्स देने के। वहां टटोलेगा, वहीं पर तुम जब देना शुरू करोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से वहाँ ट्रंप पर बोलने को, चार्ल्स पर बोलने को, पूरा बोर्ड हिल जाएगा। ये तो हिंदी का बच्चा तो पहले कुछ बोलते हैं तो मार्क्स कैसे देगा भाई? वहां पर जाओगे एकदम शेर की तरह दहाड़ जाओगे, इंटरव्यू बोर्ड नॉलेज होगा, इंटरव्यू बोर्ड में जबरन मार्क्स खींच लोगे, तुमको देना पड़ेगा। हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे? वहां पर जाके तुमको अंग्रेजी में थोड़ा बोलना है, तुमको हिंदी में वो उनका प्रॉब्लम है, अगर वो अंग्रेजी भाषी होंगे तो उतना तो भाषिया रखेंगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं बोर्ड हो रहा, सब हिंदी जानते हैं इंडिया में, कुछ तमिल लोगों को छोड़ इंडिया में सब हिंदी जानते हैं, हिंदी न जानने का नाटक करते हैं। हाँ, हिंदी लिख नहीं सकते लेकिन भूल और समझते हैं सभी। इसलिए कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इवन नॉन हिंदी भाषी बैठा रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें पूछेंगे, तुम अपना स्टैंडर्ड जवाब दोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस क्वालिटी को अपना बनाए रखो, इधर मत सोचो मार्केट का बाहर मत सुनो, उस समय तुम रचनात्मक यूज कर लो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।